मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के शास्त्र इसके तीसरे अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में मध्य लोक का वर्णन। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो सबसे पहला कहें अथवा बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जो लोग पूजा करते हैं तो सुबह जब महार्घ बोलते हैं तो बोलते हैं आद्य नाम आद्य जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, ऐसा बोलते हैं। तो वो हम कहाँ रहते हैं? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। उस जम्बू द्वीप की रचना यानी उस जम्बू द्वीप में क्या क्या है वो सब हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस जम्बू द्वीप में अभी तक हमने देखा है कि 6 महापर्वत हैं। 6 महापर्वत इस जम्बू द्वीप में हैं और उन महापर्वतों के नाम 6 महापर्वतों के नाम कौन कौन से हैं? जिन्होंने अभी तक नहीं बताए हैं नाम वो हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने समझ लीजिए नए याद किए हैं विशेष रूप से। आयुषी जी आपने याद किए? आयुषी जी हाँ मैं बताऊं, मैंने याद नहीं किया, मतलब मैं अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा। हाँ बोलिए बोलिए। हिमवन, महाहिमवन, निषेध, नील, रुक्की, रुक्मी और शिखरी। शिखरी। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। हाँ, ये 6 महापर्वत हैं। और इसके क्षेत्र हैं भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरावत, ऐरावत। हाँ बढ़िया। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। हाँ कौन सुनाएंगे? और जिन्होंने नए याद किए हों, बाकी तो मुझे आइडिया है कि आप लोगों को याद हैं। जिन लोगों ने नए याद किए हों, सीमा भाभी आपने सुना दिए? हाँ मैंने सुना दिया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ राजरानी भाभी, राजरानी ये राज जैन कौन है बोलेंगे? चलिए तो हमने इसके अलावा ये 6 महापर्वत और 7 क्षेत्र, इनके कारण ये जम्बू द्वीप में ये समझ लीजिए 13 पार्टीशन हुए हैं। और जो पहला पर्वत है उस पहला पर्वत पे और पहले के साथ में 6 ही पर्वतों पे कोई रचना बनी हुई है। वो क्या बना हुआ है और उनके नाम बताने हैं। हाँ पारुल बोलिए, 6 पर्वतों पे क्या बना हुआ है? 6 पर्वत पे कमल बने हुए हैं, कम सरोवर बने हुए हैं। हाँ
सरोवर बने हुए हैं, पहले सरोवर की लंबाई नहीं, नाम बताने, केवल 6 पर्वतों पे जो 6 सरोवर हैं उनके नाम बताने हैं। पद्म, श्री, नहीं याद है। मैं सुनाऊं? हाँ बोलिए, बोलिए। मैं सुनाऊं? हाँ बोलिए। पद्म, महापद्म, डिग्री कीर्ति, हाँ, महापुंडरिका। दो लोग बोले, मुझे एक की भी अच्छे से समझ में नहीं आई है। रुकिए, मैं नाम बोलूंगी वही बोलें। हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक। हाँ, पद्म, महापद्म, तिगिंच, गै पे अंक की मात्रा, तिगिंच, हाँ, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ठीक है। हाँ, मधुलिका जी आप भी बोलिए। मधुलिका जी आवाज चालू कर लीजिए। पहले महापुंडरीक फिर पुंडरीक, पहले महापुंडरीक है फिर पुंडरीक। हाँ, ये 6 सरोवर हैं और इसी के साथ में जो हिमवन आदि 6 पर्वत हैं उन पे कुछ कूट भी बनी हुई हैं, जिनमें से एक कूट पर अकृत्रिम चितालय है, बाकी कूटों पर देवों का निवास है। तो ये जो सरोवर हैं, इन सरोवरों से नदियां निकलती है। कल हमने उन नदियों के नाम देखे थे। नदियों के नाम सुनाएंगे कोई? नदियों के नाम। हाँ, रजनी जी बोलिए। हाँ हाँ, अनीता जी आप बोलिए, आप सुनाना चाह रहे हैं, बोलिए। मुझे आवाज किसी की भी समझ नहीं आ रही है, बहुत लोग अनम्यूट हैं क्या, पता नहीं। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर मैं जिनका नाम लेती हूँ वही बोलें बस। हाँ, अब बोलिए अनीता जी, अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है, आपने पर्वतों के हिसाब से बताया। हाँ, और हम इकट्ठा सरोवर के हिसाब से आपने बताया, हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं। जैसा हमने सूत्र है, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। तो ये जो नदियां हैं, देखिए ये कल हमने देखा था, ये नदियां हैं एक तरफ हम लिख लेंगे सरोवर के नाम, यहाँ लिख लिए हमने, दिख रहा है आप लोगों को सरोवर, और इधर लिख लेंगे हम नदी। तो यहाँ हमने लिख लिया पद्म सरोवर, 6 नाम लिख लेंगे, पद्म, महापद्म, ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और यहाँ हमको नदियों के नाम लिखने एक एक करके, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, ऐसे करके पूरे 14 नदियों के नाम। अब पद्म सरोवर से कौन कौन सी नदी निकल रही है? तो पद्म सरोवर से निकल रही है गंगा, सिंधु और रोहित नहीं, रोहितास्या। कल जो हमने बात देखी थी, पद्म सरोवर से, हिमवन पर्वत पे जो पद्म सरोवर है उससे गंगा, सिंधु और रोहितास्या। इसके बाद में महापद्म सरोवर से कौन सी नदी निकल रही है? तो महापद्म सरोवर से निकल रही है
रोहित और हरिकांता। रोहित और महापद्म से रोहित और हरिकांता। ये पूर्वा पूर्वगा है ना, ये पूर्व में जा रही है, फिर ये पूर्व में जा रही है। ये भी इसके साथ में एक कॉलम और बनाना है, यहाँ भी जगह नहीं है। एक कॉलम में सरोवर, एक कॉलम में नदी और एक कॉलम में दिशा। तो ये पूर्व में, ये पश्चिम में, फिर ये पूर्व में, ये पश्चिम में। तो ये हाँ, यानी हम उसको देख के हमको इस तरह से देखना है कौन से सरोवर में कौन सी नदी गिर रही है। देखिए अब आज हमको ये देखना है कि ये जो नदियां हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसमें कि ये नदियां किस तरह से पर्वत से गिरती हैं नीचे। देखिए समझ लीजिए, यहाँ ये है हिमवन पर्वत। ये इतना, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक है 1052 योजन चौड़ा है। दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ तक का जितना ये है, यहाँ से लेकर और यहाँ नीचे तक का 1052, इसकी ये जो चौड़ाई है ये 1052 है। ठीक है। अभी इसमें पद्म सरोवर जो है ये बीच में है। पद्म सरोवर पूरे के पूरे हिमवन पर्वत पर नहीं है, बीच में है। ये जो हमने जगह बनाई है, ये उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर हम पहुंच गए। जैसे शिखर जी के पर्वत के ऊपर पहुंच गए, पहली जो टोक आती है गंडरपुर, वहां पर थोड़ा सा फ्लैट हिस्सा है ना, फिर वहां और टोके हैं। ऐसे ही ये हिमवन पर्वत के एकदम टॉप पे हम पहुंच गए, उसका फ्लैट हिस्सा है। समझ लीजिए अब अपनी जैसे अब फ्लैट, जैसे टेबल है, चौकी है, ऐसे ये फ्लैट ऊपर से पूरा, और इसकी ये जो चौड़ाई है ये 1052 योजन है। इसके बीच में है ये पद्म नाम का सरोवर, 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा है। और इसके इधर उधर सब जगह ये समझ लीजिए ये टूके बनी हुई हैं इस तरह से। 6 इस तरफ है पूर्व दिशा में और 5 इस तरफ हैं। टोटल 11 टोक हैं। तो 6 टोक है पूर्व दिशा में और 5 टोक है पश्चिम दिशा में। इस तरह से यहाँ टोके बनी हुई है। इसमें ये जो पद्म सरोवर है, यहाँ पे ये कमल है। इस पद्म सरोवर से नदियां निकल रही हैं। तो एक तो है गंगा, वो निकलती है पूर्व दिशा की तरफ, ये है पूर्व दिशा। एक है सिंधु, वो निकलती है पश्चिम दिशा की तरफ। और एक है रोहितास्या, वो जाती है उत्तर दिशा की तरफ। ये 3 दिशाओं में 3 नदियां यहाँ से निकल रही है। तो गंगा नदी किस तरह से निकलती है कि ये पद्म सरोवर से, ये पद्म सरोवर में, हाँ जी, स्क्रीन पे कोई और आ रहा है? अभी ठीक है? नहीं भाभी, नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन के स्पीकर एक बार आप बोलेंगे तो वापस आने लगेगा। अब आ रहा है? अब आ गया? ये अब गया। ज्योति जी बोलेंगे ना तो वापस आने लग जाएगा। ये स्पीकर भी हो गया है, लेकिन मैं इसको ठीक कर रही हूँ तो भी। अभी अब आ गया? ठीक है। हाँ, आ गया। देखिए इसकी ये पद्म सरोवर कहाँ है? तो ये पद्म सरोवर तो सेंटर में है। इसकी पूरी कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, और जिनको बड़े लोग हैं उनको कैलकुलेशन कठिन लगती है, वो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, बस ये समझ लें कि बीच में है। देखिए 1052 योजन की ये चौड़ाई है और ये 500 योजन का है बीच में, है ना। 1052 योजन टोटल है जितनी इसकी जगह है, और उसमें से ये नहीं है आपकी। अब आवाज नहीं आ रही? क्या हो रहा है? ये आ रही थी आवाज।
रही है दीदी आवाज? आप लोग सब म्यूट रहिए, आप लोग अनम्यूट रहते हैं ना, तो वो ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है। म्यूट रहिए आप लोग। इधर से ये जितनी इसकी ये लंबाई है उसमें से 500 योजन की, यानी जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में 500 योजन में केवल पद्म सरोवर है। तो 1052 में से अपन ने 500 माइनस कर दिए, तो कितने बच गए अपने पास? ये 552। 250 करें, 250 कर लेंगे, 250। हाँ, टोटल अभी टोटल करें, फिर उसका हाफ कर देंगे। एकदम से मत बोलिए, कुछ पूछना हो तो बोलिए। अभी कर रहे हैं अपन। ये 552 आ गए। अब इसका कर लेंगे अपन हाफ, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 276। ये अभी अपने काम आएगा बाद में। इसी तरह से अभी ये यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। अभी यहाँ से यहाँ तक में ये 1000 योजन की ये है, और यहाँ फूटे हैं। गंगा नदी निकलती है इधर से पूर्व दिशा पे, यहाँ द्वार बना हुआ है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखा दूंगी, टाइम बचेगा तो। यहाँ जो पद्म सरोवर की पूर्व दिशा है, यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, वज्र में उसके पूरा द्वार है, उसके किवाड़ है, पूरा वर्णन, यानी इसी तरह से पूरा रत्नों का सब कुछ है। और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से निकलकर 500 योजन आगे चलती है, 500 योजन आगे चलती है ऐसा सीधा। और इसकी धार कितनी मोटी है वो सारी बातें भी अभी है। ये यहाँ से निकली और 500 योजन आगे चली, और यहाँ पर एक जो कूट है वो गंगा नाम की कूट हमने उस दिन देखी थी। अभी मैं वापस से आपको चित्र दिखाऊंगी। गंगा कूट और हिमवन कूट, इस तरह से उन कूटों के नाम हैं। तो ये गंगा कूट से आधा योजन पहले, जैसे गंगा कूट से पहुंचने से इससे पहले, आधा योजन पहले ही ऐसे ये नीचे मुड़ गई। यहाँ से गंगा नदी निकली है पद्म सरोवर से, काफी दूर तक सीधे गई। फिर सीधे जाने के बाद में जहाँ ये गंगा कूट आने वाली थी, उस गंगा कूट से आधा योजन पहले ही इसने टर्न ले लिया। और एक बात, हाँ बोलिए आशा जी। हाँ बोलिए। ये 500 योजन पे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना? इधर से भी तो 500 योजन ही बचा है। नहीं, ये 500 योजन तो ये बताया है मैंने, ये जो इसकी चौड़ाई है ना ये जो ये आगे नहीं, ये जो हमने 500 योजन निकाला है ना, ये ऐसे चौड़ाई में निकाला है। ये ऐसे विस्तार तो ज्यादा है, ऐसे विस्तार तो ज्यादा है। वो विस्तार हमने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि वो गोलाकार है ना, उसमें अलग अलग टाइप से निकलेगा, इसलिए फिर वो और ज्यादा टफ पड़ेगा। वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। ये 500 योजन जो निकाला है वो इधर का निकाला है। अभी वो जब हम रोहितासा देखेंगे तब उसमें काम आएगा वो। अभी ये गंगा नदी यहाँ पूर्व द्वार से निकलकर और 500 योजन सीधी सीधी चली है। फिर उसने दक्षिण की तरफ टर्न ले लिया, गंगा कूट से आधा योजन पहले ही दक्षिण की साइड टर्न ले लिया, और फिर ये दक्षिण की साइड ये इतना इधर चली। इधर चलने के बाद में ये जो यहाँ इसके ये आ गई हिमवन पर्वत की जो टॉप बॉर्डर आ गई। हिमवन पर्वत की बॉर्डर पर एक नाली प्रणालिका बनी हुई, नाली बनी हुई है, समझ लीजिए। नाली शब्द अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो है काफी बड़ी लंबी चौड़ी। जैसे कि गोमुख में से पानी निकलता है, हमने देखा है राजगिरी वगैरह में और भी कहीं कहीं क्षेत्रों पे गोमुख में से पानी आता है। ऐसा ही यहाँ एक गोमुख बना हुआ है। उसका मुंह गाय के समान है और उसके कान शेर के जैसे हैं, लेकिन उसको गोमुख ही बोलते हैं। वृषभाकार प्रणाली ऐसा शब्द शास्त्र में उसके लिए आता है। प्रणाली मतलब एक ऐसा नाली जैसी बनी हुई है, पर नाली भी काफी लंबी चौड़ी है। और यहाँ पर एक गाय का आकार का, वो गाय का मुंह जैसा बना हुआ है। काफी जगहों पे देखा होगा सभी लोगों ने, राजगिरी जो गए हैं वहाँ कुंड है तो वो गोमुख में से पानी आता रहता है। और भी जगह कहीं कहीं बनाते हैं इस तरह के गोमुख। तो ये यहाँ पर एक गौमुख बना हुआ है, इसमें से ये गंगा नदी नीचे गिरती है। अब ये चूंकि हमने ये एक्चुअल में ये यहीं बना दिया है मैंने, ये लाइन यहाँ दिख रही थी ना, इसलिए ये इतना नीचे आएगी। ये लाइन तो मैंने उसको बताने के लिए बनाई थी।
ये इतना नीचे आएगी। हिमवन पर्वत की बॉर्डर यहाँ है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ये हिमवन पर्वत की बॉर्डर यहाँ है, तो ये ऐसा करके नीचे आएगी इतना, ठीक है। और ये नीचे आके इस जगह ये गौमुख है। और हाँ जी, अब अपने पास और हाँ ज्योति जी बोर्ड आप थोड़ा अब दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? और थोड़ा दिख तो रहा है मुझे तो। अभी आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। ये नहीं, 76 तक दिख रहा है, थोड़ा सा आप अपनी तरफ नीचे की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब आ गया। ये जगह दिख रही है अब? ठीक है। हाँ देखिए, ये हिमवन पर्वत का हमने ऊपर का हिस्सा बनाया था, ये पूरा इतना चौड़ा है ना। और इस हिमवन पर्वत पे ये पद्म सरोवर से गंगा नदी यहाँ से निकली और इधर से टर्न लेकर इस तरह से नीचे गिर रही है। अब ये तो हमने 3 डायमेंशन में नहीं है, क्योंकि हमारा ये सिंगल यानी 2 डायमेंशन में ही है। अब आप समझिए, आपके पास जो भी टेबल हो या चौकी हो, जो भी जगह हो, आप उस पे से ऐसा समझिए। जैसे ये बुक है, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, फिर अभी हम उसमें भी देखेंगे चित्र में। जैसे ये है, ये इस तरह से ये हिमवन पर्वत है। यहाँ पर बीच में समझ लीजिए ये पद्म सरोवर है, इस पे दिख रहा है आप लोगों को? ये हिमवन पर्वत का टॉप है, इस पे ये हो गया पद्म सरोवर। अब इस पद्म सरोवर से इधर से यहाँ से ये गंगा नदी, ये तो थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया एक्चुअल में, समझ लीजिए अभी आप इसको ऐसा ही कि ये इतना है, इस साइड का हिस्सा अपने को देखना है। तो ये यहाँ से ये गंगा नदी निकली और फिर ऐसे चली और ऐसे चल के ये मुड़ी, अब यहाँ से नीचे गिरेगी। अब बोर्ड पे हम नीचे गिरने वाली जगह नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। ये ऐसे गंगा नदी निकली है, पानी यहाँ से निकला और यहाँ पर एक गाय का वो गौमुख बना हुआ है और उस गौमुख में से होती हुई वो गंगा नदी नीचे गिर रही है। नीचे कहाँ गिरेगी कि वो नीचे है भरत क्षेत्र। हिमवन पर्वत के पास में कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। तो यहाँ से वो निकलकर नीचे भरत क्षेत्र में गंगा नदी नीचे गिर रही है। देखिए अभी हम पहले नक्शे में देख लेते हैं, नक्शे में देख के आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये नक्शा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नक्शा दिखाई दे रहा है? कोई रिप्लाई करिए एक जना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये पद्म सरोवर है और इस पद्म सरोवर से ये गंगा नदी निकली है और इस तरह से यहाँ नीचे गिर रही है। और ये पूरा एरिया है, व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये भरत क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ है भरत क्षेत्र। तो ये भरत क्षेत्र में आके ऐसे ये गंगा नदी इस तरह से पर्वत से नीचे, पर्वत कितना ऊंचा है? 100 योजन ऊंचा पर्वत है। उस 100 योजन की हाइट से ये नीचे गिर रही है जमीन पे, 100 योजन की हाइट से जमीन पे गिर रही है। और पर्वत से जब 100 योजन की इतनी हाइट से कोई चीज नीचे आ रही है तो एकदम पर्वत से टच होके नहीं गिरती है, पर्वत से 25 योजन आगे जाके ये वो धारा पहुंच के गिरती है। देखिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, अगर इसमें हो जाएगी मुझसे शेयर तो। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए अंत में लवण समुद्र को प्राप्त हो जाती है। देखिए इसका स्पष्टीकरण, गंगा नदी पद्मद्रह की पूर्व दिशा में स्थित वज्र द्वार से निकलकर यहाँ से निकल रही है
500 योजन पूर्व दिशा की ओर जाती है। वहाँ गंगा कूट को न पाकर चला जाओ। अर्ध योजन आप लोग म्यूट रहिए। दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिण दिशा में ही कुछ अधिक 523 योजन आगे जाकर हिमवान के तट को प्राप्त होती है। हिमवान पर्वत के इसी तट पर देखिए नाना मणियों ये क्या स्वरूप हुआ। जीविका नाम की प्रणालिका है। यह नाली 2 कोस लंबी, 2 कोस मोटी, 6.25 योजन चौड़ी और वृषभाकार है। इस नाली का मुख, कान, जिह्वा, भौं और मस्तक का आकार गौ के सदृश है। इसी कारण इस नाली को मुख्य रूप से वृषभाकार कहते हैं। गंगा नदी इसी नाली में जाकर हिमवान पर्वत से नीचे गिरती है। हिमवान पर्वत को 25 योजन छोड़कर काहला की उपमा को धारण करती हुई 10 योजन व्यास वाली गंगा नदी गोल कुंड में स्थित जिन मस्तक पर गिरती है, उसका स्पष्टीकरण। हिमवान पर्वत के मूल में 10 योजन गहरा 60 योजन चौड़ा गोल कुंड है। उसके मध्य में जल से ऊपर अर्ध योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा गोल टापू अर्थात द्वीप है। उस द्वीप के मध्य में वज्रमयी 10 योजन ऊंचा पर्वत है। उस पर्वत का व्यास वीडियो दिखना बंद हो गई आप लोगों को। मध्य में 2 योजन 1 मिनट रुकिए। 1 योजन प्रमाण है। उस पर्वत के ऊपर श्रीगृह अर्थात गंगा कूट नामक प्रासाद है, जिसका देखिए 1 मिनट मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर वापस से दिखाती हूँ। अभी हमने जो देखा वो चीज आपको समझ में आई इसमें? अभी तक जितना हमने समझा वो थोड़ी वीडियो यानी कैसे वो पर्वत से चलती है और यहाँ से आगे बढ़ के और इस तरह से वो नीचे गिरती है। अब इसमें नीचे जब गिरती है तो नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, जहाँ नीचे ये कहाँ गिर रही है नदी, ये नदी गिरती है नीचे एक कुंड बना हुआ है। भरत क्षेत्र में जिस जगह ये नदी गिर रही है उस जगह पर एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड में बहुत बड़ा ये कुंड है। देखिए ये जो नाली गिरती है ये इस कुंड में 10 योजन गहरा और 62.5 योजन गोलाकार व्यास वाला यानी बहुत बड़ा एक कुंड है। उस कुंड में जाकर ये गिरती है और उस कुंड में फिर एक है टापू, आइलैंड कुंड है यानी बहुत बड़ा 62.5 योजन। 62.5 योजन कितना हो गया? 62.5 योजन को आप अगर छोटा योजन भी मानेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा वो कम से कम 250-300 किलोमीटर का वो जो वो कुंड है, वो इतना बड़ा कुंड है और उसमें फिर एक टापू है और वो टापू है, उस टापू के ऊपर एक पर्वत है। क्या क्या है चीजें? देखिए ये जो नदी यहाँ गिर रही है, सबसे पहले है एक कुंड है सबसे पहले। उस कुंड के बीच में है एक टापू और टापू के ऊपर है एक ऐसे पर्वत। सबसे बड़ा ये तो है पानी, इस पानी के बीच में फिर एक है आइलैंड और आइलैंड पर फिर एक है ये समझ लीजिए पर्वत। और वो पर्वत भी ऐसा वही तिकोना नहीं है, एकदम थोड़ा सा यहाँ से वो फ्लैट है, इस तरह का वो पर्वत है। इस पर्वत पर है एक भवन, महल,
इस पर्वत के ऊपर एक महल है और इस महल की जो टॉप है, जितना ऊंचा ये महल है, उस महल के टॉप पर एक भगवान की यहाँ प्रतिमा विराजमान है। सबसे पहले ये है एक कुंड में है एक टापू यानी आइलैंड, उस आइलैंड में है एक पर्वत, उस पर्वत पे है एक महल, उस महल में एक देवी रहती है, उसका नाम है गंगा देवी। ये गंगा देवी का महल है। उस महल के शिखर पर, महल के टॉप पर एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन प्रतिमा इस महल के टॉप पर यहाँ विराजमान है। अभी जो गंगा नदी ऊपर से गिरती है, तो ऊपर से जब गिरी नीचे और इस जगह आके वो गिर रही है, इस कुंड में आके उसको मिलना है, तो ये भगवान की प्रतिमा पे ऐसे गिरती है जैसे भगवान का अभिषेक करती हुई वो बराबर आ रही है। और ये कंटिन्यूस कब गिरती है? ये आज भी गिर रही है, अनादिकाल से लेके आज तक बराबर पद्म सरोवर से वो गंगा नदी बह रही है। और इस तरह से इस जो जिन प्रतिमा है, जिनेंद्र भगवान है, उनके ऊपर ऐसे अभिषेक करती हुई। और ये जो भगवान की प्रतिमा यहाँ पर है, ये प्रतिमा ऐसी है जटा वाली, जैसे आप लोगों ने यहाँ जयपुर में जो अपने आमेर में बाहर की तरफ एक नशिया है, नेमिनाथ भगवान की वहाँ प्रतिमा है, वहाँ थोड़ी जटा वाली वो प्रतिमा दिखाई देती है। और भी कई जगह पुरानी प्रतिमाओं में इस तरह की होती है। तो वो जो प्रतिमा है वो ऐसे जटा वाली वो प्रतिमा है और उसके ऊपर ये गिरती है। तो ये जो ये चलता है ना कि शिव जी की जटा में से गंगा निकली है, वो ऐसा जो कथन चलता है अदर कास्ट में, तो वास्तव में वो शिव जी की जटा से नहीं निकली है। ये अपने यहाँ ये जो जिनेंद्र प्रतिमा है, इसका अभिषेक करती हुई ये गंगा नदी वहां से निकलती है। देखिए मैं फिर से आगे बढ़ा रही हूँ, उसको आपको दिखा रही हूँ। खंड में गिर रही है ना? हाँ, म्लेच्छ खंड में। अभी वो खंड की बात अपन ने नहीं की, वो अभी अपन भरत क्षेत्र की रचना देखेंगे। आप लोग म्यूट रहिएगा प्लीज, अनम्यूट मत करिएगा अभी कोई भी। हाँ, एक योजन प्रमाण है। रुकिए थोड़ा सा और पीछे करते हैं इसको। और 8 योजन चौड़ा गोल टापू अर्थात उसका स्पष्टीकरण। देखिए पर्वत की मूल में ये हिमवान बोल रही है, हिमवन है एक्चुअल में नाम। 60 योजन चौड़ा गोल कुंड है। उसके मध्य में जल से ऊपर अर्ध योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा गोल टापू अर्थात द्वीप है। उस द्वीप के मध्य में वज्रमयी 10 योजन ऊंचा पर्वत है। उस पर्वत का व्यास नीचे 4 योजन, मध्य में 2 योजन और ऊपर 1 योजन प्रमाण है। उस पर्वत के ऊपर श्रीगृह अर्थात गंगाकूट नामक प्रासाद है, जिसका व्यास नीचे 3000 धनुष, मध्य में 2000 धनुष और ऊपर 1000 धनुष है। इसकी ऊंचाई का प्रमाण 2000 धनुष है तथा इस गंगाकूट का अभ्यंतर व्यास 750 धनुष है। इस श्री गृह के द्वार का व्यास 40 धनुष और ऊंचाई 80 धनुष है, जिसके दोनों किवाड़ वज्रमयी है। श्री गृह का प्रमाण सर्वत्र धनुष्यों में जानना चाहिए। इस गंगाकूट नामक प्रासाद के ऊपर कमल है। उस कमल की कर्णिका में सिंहासन है। उस सिंहासन पर श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ऐसे जिनेंद्र प्रभु के मानो अभिषेक करने की इच्छा
पर्वत की खंड प्रपात नामक गुफा की तरफ जाती है। बस अभी अपने को इतना ही देखना है, अभी आगे हमने पढ़ा नहीं है, फिर जब हम पढ़ लेंगे तब आगे आपको और कंटिन्यू दिखाऊंगी मैं। अभी क्योंकि वो भरत क्षेत्र की रचना भी हमने देखी नहीं है। तो इस तरह से ये, जैसे ये गंगा नदी है उसी तरह से सिंधु नदी निकलती है। जितनी भी और नदियां हैं वो सब नदियां इसी तरह से पर्वत पर से आगे बढ़ती हैं और फिर नीचे जाकर क्षेत्रों में जाकर मिलती हैं। सभी प्रकार की नदियां, पूरी नदियां इसी तरह से निकलती हैं। कुछ पूछना है? सिंधु नदी में भी गोमुख होता है क्या? हाँ, सिंधु नदी में भी गोमुख होता है। बराबर पूरी सारी नदियां हैं, वो सारी नदियों में इसी तरह का पूरा उनका तरीका रहता है। उनका इतना जरूर है कि गंगा और सिंधु का जो विस्तार है, ये सारी नाप उसमें मिली है, पर हम ज्यादा नाप तो हमको याद भी नहीं रहती है, भले हम पढ़ लेंगे एक बार। तो वो जितनी चौड़ाई, ये कितनी मोटी धार निकलती है पद्म सरोवर से, तो वो धार आगे आगे के सरोवरों में से जो नदियां निकल रही हैं वो उसकी दुगनी दुगनी होती जाती हैं, मोटाई बढ़ती जाती है। वो जब पर्वत पे से गिरती है तब उसकी कितनी चौड़ी धार रहती है, वो धार भी उस हिसाब से डबल होती जाती है। देखिए, ये जो गंगा नदी निकल रही है, ये जो हमने देखा था उसमें एक वहाँ संख्या आई थी कि ये पद्म सरोवर से, ये समझ लीजिए पद्म सरोवर है हिमवन पर्वत पे, ये हिमवन पर्वत पे पद्म सरोवर है। तो इस पद्म सरोवर के ये पूर्व द्वार से निकली, तो जब ये यहाँ से निकलती है तो ये कितनी चौड़ी होती है? ये 6 योजन चौड़ी यहाँ से जब निकल रही है। और ये जो टोटल चौड़ाई थी हमारी 1052, यहाँ से यहाँ तक की टोटल चौड़ाई थी 1052, उसमें से ये 6 योजन की चौड़ाई की निकल रही है। तो इसमें से हम 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, नीचे आपको दिख रहा है, ऊपर ही करती हूँ। 1052 को आपने हिमवन पर्वत की ऊंचाई बताई थी ना? नहीं, ऊंचाई तो 100 योजन है, ऊंचाई 100 योजन है, पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है। चौड़ाई, हाँ बिल्कुल, ऊंचाई 100 योजन है, चौड़ाई है 1052। जो हमने वो निकाला था उस दिन 190 करके, तो भरत क्षेत्र का आया था 526 और इसका आया था 1052। और साथ में कुछ है पॉइंट्स में, वो हम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स को। तो इस 1052 में से ये 6 योजन की ये निकल रही है चौड़ाई, तो 6 योजन को हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया अपने पास में 1046 टोटल, अब जो बचा हुआ एरिया है। परंतु ये बीच में है, इसका मतलब आधा उधर है आधा इधर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 523। तो ये यहाँ से कितना नीचे गिर रही है, यहाँ से जो निकल रही है ये 6 योजन की चौड़ाई में, तो जहाँ से निकली है वहां से हिमवन पर्वत पर कितना चल रही है? हिमवन पर्वत पर चल रही है 523 योजन। जहाँ से निकली है वहां से, अभी इधर समझ लीजिए सिंधु नदी में भी इसी तरह से 6 योजन मोटी है और 500 योजन तक आगे चल रही है। 6 योजन की मोटाई लेकर 500 योजन आगे चल रही है और फिर टर्न लेकर ये कितना योजन यहाँ चल रही है? पर्वत पर ही चल रही है ये 523 नहीं, 1023 नहीं, 500 टोटल अभी। हाँ, पर मैं अभी केवल ऐसा जो दक्षिण दिशा की तरफ है उस दक्षिण दिशा की लंबाई बता रही हूँ। 500 योजन तो चली है ये पूर्व में अथवा पश्चिम में। गंगा नदी पूर्व में गई है और सिंधु नदी गई है पश्चिम में, और वहां से जब टर्न लिया है तो टर्न लेने के बाद ये दक्षिण में, साउथ में, या अपनी भाषा में कहीं नीचे की तरफ वो जारी है 523 योजन। क्योंकि ये पर्वत का एरिया ही इतना बचता है कि ये 6 योजन की ये मोटाई है और उस एरिया में से हम इसको घटाते हैं तो 523 योजन आगे जाकर और फिर ये यहाँ पर उसकी प्रणालिका आती है और उस प्रणालिका में से फिर ये नीचे गिरती है। तो इस तरह से ये गंगा और सिंधु में इस तरह से टर्न लेने की बात है। ऐसे की ऐसी रचना है रक्ता और रक्तोदा में, जो लास्ट वाली 2 है। लास्ट वाली 2 में भी बिल्कुल ऐसी ही रचना है, लेकिन ये वाली जो रचना है
यहाँ पर आएगी अपनी रोहितास्या। ये रोहितास्या सीधी चलेगी और सीधी जाके ही गिरेगी, क्योंकि इसमें इधर टर्न लेने का, ये नीचे जाके ही वो टर्न लेगी, क्षेत्र पे पहुंचकर ही ये यहाँ से सीधी जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पर इसमें अपने को देखनी है। अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। अभी जो लास्ट में ये कि जो रोहितास्या नदी है वो ऐसा सीधा ही जाएगी। रोहितास्या नदी यहाँ बीच में से निकलेगी और ये ऐसा बीच में से इस सरोवर के सेंटर में से निकलकर सीधी जाएगी। उसमें टर्न लेने की कोई मतलब जरूरत नहीं है, वो सीधी जाके नीचे गिरेगी, नीचे जाके टर्न लेगी। हम लोग अभी क्षेत्रों की रचनाएं देखेंगे, तब वापस से फिर ये बातें जो अपनी हैं इनको ज्वाइन करेंगे। अभी हम नदियों की बात देख रहे हैं, फिर जब हम क्षेत्रों की रचना समझेंगे तब हम फिर जो ये नदियां फिर क्षेत्र में किस तरह से जाती हैं वो बात वापस से आगे हम देखेंगे। और कौन सी वाली? हाँ, ये हेमवत में, हाँ रोहितास्या है वो हेमवत में गिरेगी। देखिए आप लोगों को ऐसा लिखना है, अभी जो मैंने आपको बताया था, पहले एक साइड सरोवर, फिर उसके बाद में नदियों के नाम 14, थोड़ा सरोवर में गैप दे दे के लिख लेना, 2-2, 3-3 लाइन छोड़ के, ताकि वो ऐसा खिचपिच नहीं हो। फिर उसके बाद में नदियों के नाम, उसके बाद में क्षेत्रों के, या पहले दिशा लिख लीजिए, उसके बाद में क्षेत्रों के नाम। तो कौन सी नदी किस क्षेत्र में है और किस सरोवर से निकल रही है, जैसा आप लोगों को एरो बना के बनाना हो, जैसे भी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक बार कौन सी नदी किस क्षेत्र में गिर रही है, कौन से सरोवर से निकल रही है। हाथ से लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो थोड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा। तो हाथ से लिख के आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए कि ये सरोवर है, इस सरोवर से 3 नदियां निकल रही हैं और वो नदियों में से एक नदी, 2 नदियां एक क्षेत्र में गिर रही हैं, तो वो क्षेत्र में गिरने वाली 2 कौन सी हैं। इस तरह से वो एक चार्ट जैसा आप बना सकते हैं, अपनी किताब में से देख के बराबर मिला के वो बना सकते हैं। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक बात मुझे भी, ये जो ऊंचाई है इसकी, मतलब पर्वत से जहाँ से गिर रही है और जो ये अजिंक्य भगवान की प्रतिमा है, इसके बीच की ऊंचाई क्या है? इसके बीच की ऊंचाई हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी, वो आधा योजन ऊंचा तो टापू है। और रोहितास्या भी वो जो उधर गिरेगी उसमें हेमवत में, वो तो 100 योजन गिरेगी नीचे। हाँ, इसमें बस वो तो 10 योजन का पर्वत है, 10 साढ़े 10 योजन कम कर लीजिए आप 100 योजन में से। विजयाट पर्वत भी अटक गई ना, ये तो नहीं, विजयाट पर्वत नहीं, आशा आंटी ये विजयाट पर्वत नहीं है, ये एक दूसरा पर्वत है। विजयाट पर्वत अभी बाद में आएगा। ये विजयाट पर्वत तो है भरत क्षेत्र के सेंटर में, ये तो भरत क्षेत्र में वहाँ जहाँ ये नीचे गिर रही है, तो केवल 25 योजन छोड़कर उसके आगे ये कुंड है, वहां पर ये पर्वत है और उस पे ये प्रतिमा है। और 25 योजन की ऊंचाई पे ये 25 योजन से नीचे है वो, मतलब पर्वत से 25 योजन नीचे भी बना हुआ है। पर्वत से 25 योजन ऐसे दूरी, यानी ये पर्वत है, इस पर्वत से ये नदी गिर रही है, तो एकदम यहाँ नहीं गिरेगी ना टच करते हुए, इतनी मोटी धारा निकल रही है तो थोड़ा आगे जाके ऐसा दूर गिरेगी। तो कितना दूर गिरेगी, पर्वत की दीवार से कितना दूर गिर रही है, कि पर्वत की पूरी दीवार जैसा पर्वत है, इससे 25 योजन। आप 10 साढ़े 10 100 योजन में से 10 योजन कम कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो पानी पूरा नीचे भी आएगा, पूरे नीचे तक आएगा वो पानी। अकेले प्रतिमा पे ही पानी खत्म नहीं हो रहा है, वो नदी वहाँ प्रतिमा का अभिषेक करती हुई पूरी 100 योजन नीचे जमीन पे आएगी, पूरा नीचे आके, अभी आगे का हमने देखा नहीं, फिर वो आगे आके भरत क्षेत्र में बहेगी। उसके बाद में विजयात पर्वत से गुफा में से क्रॉस करती हुई वो, अभी हम भरत क्षेत्र की रचना देखेंगे कल, तो उसके बाद में फिर आगे का हम समझेंगे। हमारी गंगा यही वाली गंगा है जो हमारे यहाँ गंगा है? हमारी वाली वो गंगा ये नहीं है, ये गंगा तो बहुत बड़ी है हमारे यहाँ जो गंगा। लेकिन हमारे जो हम लोग गंगा का जो पानी आ रहा है वो हम लोग का इस गंगा से नहीं आ रहा है। कह सकते हैं इस गंगा का भी हो सकता है। इस गंगा के साथ कल जो हमने पढ़ा था चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता, ये गंगा नदी इतनी बड़ी है, इसके साथ 14,000 और सहायक नदियां हैं। तो हमारे यहाँ जो भी नदियां हैं ये तो सब
कोई वो सहायक नदियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं और 14,000 हैं और उनकी भी संख्या, अभी 2 नदियां तो भी बीच में अभी यहाँ कल ही हम देखेंगे वहाँ मिलेंगी और बहुत सारी नदियां इसमें आके मिल जाती हैं। तो हमारी जो ये गंगा है ये तो कोई और ही गंगा है, ये जो अकृत्रिम वाली गंगा है वो गंगा ये नहीं है। हाँ बोलिए अंकल बोलिए। ये जो दो के जोड़े हैं नदियों के, जब तक आपने बताया था कि एक पूरब से निकलती है एक पश्चिम से निकलती है, हाँ तो ये जो अपने उत्तर से आए ये तो उत्तर की तरफ से निकल रही है। नहीं, ये नहीं कहा था कि एक पूर्व से निकल रही है एक पश्चिम से निकल रही है। ये कहा था कि एक पूर्व की तरफ जाकर लवण समुद्र में गिरती है, यानी लवण समुद्र ऐसा है चारों तरफ, तो एक पूर्व साइड का लवण समुद्र और एक पश्चिम साइड का लवण समुद्र। तो जो पहले वाले नाम वाली है वो पूर्व साइड के में से जाकर लवण समुद्र में मिलती है और जो दूसरी वाली है वो पश्चिम साइड में से जाके लवण समुद्र में मिलती है। सरोवर में से कहाँ से निकलती है वो नहीं कहा। सरोवर में से रोहिताश है तो ये पश्चिम की तरफ जाकर के गिरेगी क्या? हाँ, ये पश्चिम की तरफ जाके गिरेगी, इसलिए इधर से निकल के और उधर इस तरफ मुड़ेगी। वो अभी हम आगे और रचना देखेंगे कैसे मुड़ेगी वो। हाँ पारुल बोलिए। अभी तो ये जो सरोवर है ये पर्वत से 25 योजन आगे है। हाँ हाँ, ये कुंड जो है वो पर्वत 25 योजन आगे। समझ में आ रहा है आपको? जमीन पे जब ये नदी जहाँ जमीन पे पहुंचेगी तो नदी जमीन से 25 योजन की जमीन तक ये नहीं है नदी। 25 योजन आगे जाके ये कुंड बन रहा है, वहां पर ये नदी जाकर उस कुंड में गिर रही है और फिर उस कुंड से आगे बाद में फिर चलेगी। गंगा और सिंधु की तो टोक है, लेकिन ये रोहिताशय की टोक नहीं है। रोहिताशय की भी टोक है, वो अपना जो है ना पर्वत, रोहिताशय नाम की भी टोक है, उस पे वो दिखेगी। ये जो अपना नक्शा है ना, इस नक्शा में इसका जो पानी देखिए गिरेगा वो आइलैंड को नहीं अफेक्ट करेगा? आइलैंड को नहीं, सब अकृत्रिम रचनाएं हैं, अकृत्रिम रचनाएं हैं। सब वज्र के, यहाँ हम तो क्या पूरा पूरा ऐसा केवल समझने के लिए, इसमें एक एक वर्णन मिलता है। वज्र के बने हुए हैं, वज्र के कपाट हैं। नदी जहाँ से निकल रही है उस जगह, सरोवर में से जिस जगह से नदी निकल रही है उस जगह पर वो जो दरवाजे हैं वो दरवाजे वज्र के बने हुए हैं। उसके लिए निकलने के लिए भी दरवाजे हैं। और ये जो प्रणाली बनाई हुई थी वो सोने की प्रणाली है, वो जो गौमुख आकार दिखाया था वो इस तरह से। ये सब अकृत्रिम रचनाएं हैं, टूटने फूटने का या कुछ उसका डैमेज होने का कोई काम नहीं है। देखिए ये अपना हिमवन पर्वत दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, पारुल जो पूछ रही है पहले उसको पूरा कर दूं। ये हिमवन पर्वत दिख रहा है। इस हिमवन पर्वत पे देखिए ये नाम दिख रहे हैं अपने को, श्री, फिर गंगा, इला, ये तो इस तरफ है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रोहितास्या, सिंधु, ये कूटों के टोकों के भी नाम है, तो वो उस नाम की भी टोक है। चलिए आप कौन पूछ रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ जो भगवान का अभिषेक करते हुए जो गिरती है गंगा, हाँ, जो अपने भारत क्षेत्र में, तो फिर वो आइलैंड जो बीच बना हुआ उसमें पानी नहीं आता है? वो पूरा कैसे, मतलब वो उसमें पानी आता है ना आइलैंड पे नहीं, वो बाहर उसमें जो कुंड बना हुआ है उस कुंड में जाके गिरती है और फिर उस कुंड से आगे फिर आगे निकलती है। उस कुंड में फिर वापस से रास्ता है उसको निकलने के लिए, वो आगे बढ़ती है फिर भरत क्षेत्र में। और आइलैंड पे नहीं होता है उसका इफेक्ट, वो इस तरह से वो गिरती है कि वो पानी बाहर जाके गिरता है। हाँ जी, और कौन पूछ रहे हैं कुछ? ये टॉक एक छोर पे बने हुए हैं या आधे इधर आधे उधर बने हुए? 11 में से 6 तो हैं पूर्व दिशा की तरफ और 5 हैं पश्चिम दिशा की तरफ। है तो सही, लेकिन इस साइड है या उधर की आधे उधर की साइड है जिधर रोहिताशय की तरफ गिरती है? बीच में है, बीच में आंटी, सेंटर में। जैसे पद्म सरोवर सेंटर में है, उसी के पैरेलल सेंटर में ही ये टोके बनी हुई है। टॉक पर भी जिन मंदिर है क्या बने हुए?
टोक पर जिन मंदिर है या नहीं, आप बताइए। आप कल परसों की 2-3 क्लासेस में थे या नहीं थे? नहीं बने, नहीं। हाँ, एक। फर्स्ट वाला पूरा कर। अरे सबसे नहीं पूछा मैंने, जो प्रश्न कर रहे थे मैंने उन्हीं से पूछा था। सब लोग जवाब मत दीजिए। हाँ चमेली आंटी बोलिए आप। नहीं, मेरे को जिज्ञासा थी, मैं समझ में नहीं, जिज्ञासा आपकी थी, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रही हूँ, ये बात हमने पहले ही देखी थी जब हमने टोंक देखी थी ना, कि जो ये जो 11 चलिए कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे ही। जो 11 टोंक है, उन 11 टोकों में जो पूर्व दिशा की तरफ लास्ट वाली टोक है उस पे तो है जिन मंदिर, और बाकी की जो 10 बच जाती हैं, उन बाकी की 10 टोकों पे जिन मंदिर नहीं है, उन पे व्यंतर जाति के देव देवियां वगैरह वो रहते हैं। और जहाँ भी देवों के रहने के स्थान है वहां पर जिन मंदिर जनरली होते ही हैं। तो उनमें भी पर जो ये गिनती वाले हैं अपने, ये जो एक जिन मंदिर है जो हमने बताया सिद्धायतन नाम की कूट है, वो तो जो 458 गिनती के हैं मध्य लोक के, उसमें काउंटिंग में है। बाकी बहुत जगह 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 कहीं चैत्य वृक्ष हैं, कहीं वृक्षों पे प्रतिमाएं हैं, कहीं मानस स्तंभ बने हुए हैं। तो और भी जगह बहुत सारे, सब जगह ऐसे जिन मंदिर बहुत जगह, जैसे हमने कमलों पे बताए थे, तो वो कमलों पे जो जिन मंदिर हैं वहाँ वो काउंटिंग में नहीं है। पर मुख्य रूप से वहां पर जिन मंदिर का ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी की जो 10 टोके हैं उन पे देव रहते हैं, और जिन मंदिर एक टोक पर है। चलिए, और कोई पूछ रहे हैं कुछ? हो गए सबके प्रश्न? चलिए, तो सूत्र बोल ले। का क्या नाम है जिसमें जिन मंदिर है? सिद्धकूट या सिद्धायतन, सिद्धकूट या सिद्धायतन, ये सारे नाम हमने जो अपने जूम पाठशाला में जो नक्शा भेजा है ना जम्बूद्वीप का, उसको आप जूम करेंगे अपने मोबाइल में तो बराबर उसमें नाम भी सब दिखेंगे आपको। उसमें सब नाम भी लिखे हुए हैं, टोकों के भी, वो सब दिखाई देंगे। वीडियो आप शेयर कर सकती थी बाद में, आप हो जाए उसके बाद। वीडियो में इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि कुछ चीजें, कुछ शब्द उसमें गलत हैं, फिर वो आप लोग क्या है कि वो वीडियो मैं आपको दे दूंगी। ऐसे यूट्यूब पे मिलती है, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने वो शेयर कर दिया था आपको PDF, तो उसमें वो नक्शे में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब वो तो किसी के बनाए हुए हैं, उसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो वो आप लोग वीडियो ले लीजिए, मैं डाल दूंगी। लेकिन फिर वो जो भी है, मतलब थोड़ी बहुत कहीं कहीं नाम में, उसमें थोड़ा नाप में, अभी नहीं, हम पूरा समझा, हाँ, पूरा समझा दें उस बात। नाप में भी मैं ज्यादा नाप वगैरह आपको लिखवाऊंगी नहीं एक्चुअल में, क्योंकि नाप आप इतनी याद रहती नहीं है। जिसको इंटरेस्ट हो उसको मैं बता दूंगी जगह कि यहाँ से पता लग जाएगी। तो वो थोड़ी नाप में थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा नाम में कुछ फर्क है, इसलिए बस हमको जो उतना देखना था उतना मैंने आपको बता दिया था। चलिए, अभी बच्चों को दिखाएंगे ना तो उनको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, कोई बात नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यूट्यूब पे देखी है मैंने भी, तो अच्छा लगता है। इसकी बहुत सारी और भी हैं पूरी वीडियो। ये प्रीतेश जी कोठारी हैं, ब्रह्मचारी हैं प्रीतेश जी कोठारी, उन्होंने ये पूरी इस तरह से 3D बनाई है पूरी। आप लोग यूट्यूब पे प्रीतेश कोठारी डाल के सर्च भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। ये वाली तो मैं डाल दूंगी ग्रुप पे। और बाकी अच्छा लगता है, उसको देखने से समझ में आ जाता है। लेकिन पहले थोड़ा बहुत हमने बताया आपने? प्रीतेश कोठारी, प्रीतेश कोठारी, हाँ। चलिए, अभी सूत्र बोलेंगे हम लोग।